यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास में ये 1857 के आंदोलन को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हमें यह इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे इतने बड़े आंदोलन हुए क्यों। भले वो अलग बात है कि असफल भी हुए, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके असफलता के कारण क्या है, और इतने बड़े आंदोलन होने के बाद भी हम लोग इतने लंबे समय तक आज़ाद नहीं हो पाए, इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले एक चीज़ समझना हमें ज़रूरी है कि 1857 का जो आंदोलन हुआ, उसके होने के पहले आपको पता है कि सन 1600 में ही अंग्रेज यहाँ भारत ही आगमन शुरू हो चुका था। महारानी एलिजाबेथ ने यहाँ पे पहले ही, जो कि उस समय अकबर का शासन चल रहा था। कोई भी निवेशक किसी भी देश में जाता है और व्यापार को बढ़ाने वाली बात करता है तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ, इससे कम से कम हमारे व्यापार में बहुत प्रगति हो रही है, व्यापार बढ़ रहा है। लेकिन वही आर्थिक कारण धीरे धीरे राजनीतिक कारणों में जब बदल जाता है तो वहां के लोगों का, जिस क्षेत्र में वो काम हो रहा है, वहां के लोगों का शोषण होना प्रारंभ हो जाता है। इसके आगे इसको थोड़ा सीधे आंदोलन पे ही आते हैं हम लोग, टॉपिक पे ही रहा जाए तो अच्छा है। 1857 जो आंदोलन हुआ 10 मई को, इसके होने के पीछे कई कारण हैं। एक तो है तत्कालीन कारण, जैसे विश्व युद्ध में आपको तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या थी, वैसे ही यहाँ तत्कालीन कारण है मंगल पांडे का सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए कारतूस को इस्तेमाल करने से मना कर देना, जो कि वो खुद भी एक सैनिक थे अंग्रेजी सेना में। लेकिन क्या वो वही कारण पर्याप्त था इस आंदोलन के पीछे? नहीं, यह आंदोलन पर्याप्त नहीं था, इसके पीछे कई कारण थे। आर्थिक कारण आप किताबों में भी पढ़ेंगे, आर्थिक कारण है, राजनीतिक कारण है और सही भी है, सामाजिक कारण है, कई कारण है, धार्मिक कारण है। तो आप इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए गांव है, उस गांव में हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग उसमें वास करते हैं, और उस गांव में कोई बाहरी व्यक्ति, अंग्रेज ही, आकर के अगर वहां पे उनके टोटल बनाए हुए व्यवस्था पर विराम लगाता है, धर्म को भी टारगेट करता है और केवल धर्म के हर चीज में चेंजिंग लाने का प्रयास करता है, धर्म के बनाए गए नियम कानून में चेंजिंग, और नहीं तो उनके धर्म को लेकर खिल्ली उड़ाना, कह रहे तुम्हारे इतने देवी देवता है, इतनी मूर्तियों का पूजा करते हो, उपहास करना। इसके अलावा धर्म कारण हो गया, सामाजिक कारण में भी है कई कारण, सती प्रथा, कुछ ऐसे भी कारण है जिसका बाद में मतलब विरोध किया तो कोई गलत नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे कारण है कि बहुत बुरा हुआ। जैसे सती प्रथा तो समझ में आता है कि हाँ, ये आज के दौर में भी अगर इसको देखा जाए तो कोई इसको अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन हर धर्म के अंदर घुस करके और उसके बनाए गए रूल रेगुलेशन से खिलवाड़ करना, वो भी उपहास के साथ, तो एक तो ये बुरा था। इसके अलावा किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को एक प्रकार से विराम लगाना, लगान वसूली करना, सारे नियम कानून व्यवस्था बनाने शुरू कर दिए, एक्ट भी बनाने लगे। आप ध्यान दिए होंगे कि 1773 से लेकर के 1857 से पहले तक, यानी 1858 के बाद जो भी एक्ट बने हैं, भारतीयों के धीरे धीरे पक्ष में जैसे नजर आ रहे हैं कि हाँ, हम लोग के हित में भी कुछ काम हुआ है। लेकिन अब अगर उधर देखें, 1773 से लेकर के 1857 से जस्ट पहले तक, 1856 बोल दीजिए, तो उस दौर के बीच में ज्यादातर जो ब्रिटिश कंपनियां थी, उन्होंने आपका शोषण, भारत का शोषण, हम लोग का शोषण काफी हद तक किया है। शोषण के कई प्रक्रिया है, हर चीज में गतिविधियां। जब जैसे ही 1773 और बक्सर के युद्ध के बाद उनको यहाँ रहने का एक बेहतर ढंग से ठिकाना मिल गया, कॉलोनी बनाने का बेहतर जगह मिल गया, तो उन्होंने धीरे धीरे विस्तारवादी नीति अपनाना शुरू कर दिया, अपने क्षेत्र को बढ़ाने लगे। कई ऐसे नियम कानून बनाए जिससे राजा, काफी दिन से राजा, प्रजा, हर लोग यहाँ से पीड़ित थे। धीरे धीरे इस पीड़ित की वजह से पूरे भारत में तो आक्रोश था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको विराम लगाया जाए। वही विराम टूटा कब? जब यह तत्कालीन कारण मंगल पांडे को
ये घटना घटी। जब मंगल पांडे की यह घटना घटी तो भारत में क्या हुआ, पूरी तरह से आंदोलन एक्टिव हो गया। इसलिए नहीं हुआ कि मंगल पांडे कर रहे हैं, चलो अब राष्ट्र के लिए हम लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन में भाग लिए। वो अगर होता तो शायद अंग्रेज उसी समय भाग गए होते। लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्या की वजह से लोग इस आंदोलन में प्रवेश कर रहे थे। बिहार में कुंवर सिंह है, दिल्ली में चले जाइए, या फिर लखनऊ में अलग अलग नेता आपको, बहादुर साहब, बेगम हजरत, ये सभी लोग एक्टिव तो हुए हैं हर क्षेत्र से। लेकिन इनकी सबके अपने अपने, किसी का पेंशन रुका हुआ है, किसी का अगला वंश जो है उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, अपनी अपनी समस्याओं के कारण शुरू किए थे। आपको पता है वेले जली और डलहौजी, जो ये लोग अपनी सहायक संधि और हड़प नीति स्टार्ट कर चुके थे। उस समय वायसराय जो थे आपके 1857 के समय में लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रधानमंत्री वहां ब्रिटेन के पामस्टर्न थे। तो हुआ क्या कि ये लोग अलग अलग से एक्टिव तो थे, लेकिन इन सब की उद्देश्य बिल्कुल ही अलग थे। उद्देश्य अलग मतलब अपना क्षेत्रीय समस्याओं के कारण। और इसमें ज्यादातर कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग का मतलब किसी जाति विशेष या धर्म से नहीं है। कमजोर वर्ग मतलब जो शिक्षित ना हो, अपने शिक्षा को बेहतर वर्ग में ना हो, मध्यम वर्ग से नीचे का वर्ग इसमें ज्यादा सक्रिय था। शिक्षित वर्ग और मध्यम वर्ग से थोड़ा बेहतर वर्ग इसमें है, वो लोग तो इसमें ज्यादा एक्टिव थे ही नहीं। वो अगर एक्टिव होते तो शायद बार बार क्या कहें, ये आंदोलन सफल हो गया होता। लेकिन केवल यही पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है। 1857 के आंदोलन के लिए एक चीज यहां थोड़ा बताना चाहेंगे। जैसे बेलेजली की सहायक संधि की बात हम किए हैं, और राज्यों में कंपनी की सेना प्रवेश कराना, डलहौजी की हड़प नीति, ये है क्या? हड़प नीति या सहायक संधि ये सब है क्या? देखिए, कोई भी राज्य हो, अगर हम एक राज्य को प्रवेश को जीत जाते हैं और उसके राज्य की व्यवस्था को बढ़ाना, ये लोग कह क्या रहे थे कि अब कोई भी राजा होगा उसका उत्तराधिकारी, जो वंश भाई वंश क्या होते हैं, राजा बनते जाते हैं, और वो अगर किसी युद्ध में मारा गया तो उसके पुत्र को वंशानुगत उस रूप में नहीं माना जाएगा जैसे पहले राजा के रूप में शक्ति दी गई है। अर्थात वंशजों को उससे बाहर कर दिया गया। ये तो राजाओं की अपनी समस्या थी। किसानों से लगान ज्यादा वसूला जा रहा था, ये उनकी समस्या थी। धार्मिक परिवेश में रहने वाले लोगों की अलग समस्या थी कि हमारे धर्म और संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और हमारे मंदिरों और मस्जिदों में कर उगाही ज्यादा की जा रही है, उनके पश्चिमी धार्मिक चीजों को हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये भी एक कारण था। राजनीतिक कारण भी रहा है। यानी ये सारे कारण जो रहे हैं, इससे हम लोग पूरी तरह से, भारत के लोग पीड़ित रहे हैं। जैसे अगर ये पूरा भारत है, उस समय का या इस समय का भारत है, और इस भारत में अगर कोई विदेशी हुकूमत आया, आपको पता है यहाँ पे हर वर्ग होंगे, जाति होगी, धर्म के लोग होंगे, किसान होंगे, मजदूर होंगे, मतलब हर वर्ग होगा, शिक्षित वर्ग भी होंगे, आदि वर्ग होंगे। तो जैसे मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आया तो पहले क्या करेगा, आपकी पूरी यहाँ की लोगों के बीच में रह करके आपको जानने समझने का प्रयास करेगा। आप भी किसी गांव में जाते हैं या किसी शहर में जाते हैं तो पहले अजनबी की तरह व्यवहार करते हैं कि अरे क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। इतना शिक्षित वर्ग और तकनीकी रूप से विकास करने के बाद, आज से इतने वर्ष पहले अगर चला जाए, उस समय गांव में आप खुद भी जानते होंगे, अपने दादा परदादा से भी अगर पूछा जाए कि गांव में क्या होता था, तो हाई स्कूल इंटर के लोग पढ़े लिखे जल्दी नहीं मिलते थे। तो रेडियो चलता था, वो भी कम चलता था, वो भी घर में किसी किसी के रेडियो हुआ करता था। यानी एक दूसरे से संचार का माध्यम भी नहीं था। सिंबल ये लोग बनाए थे, कमल और रोटी का। हर गांव का जो चौकीदार होता था दूसरे गांव में ले जाके रोटी देता था, तो उससे पता चलता था कि हाँ, ये इस आंदोलन में इस लोग के लोग साथ के साथ मिल करके इसमें एक्टिव होना है। कमल का फूल दिया जाता था सैनिकों को। तो सैनिक भी पूर्ण रूप से ये नहीं कि पूरी जो सैनिक थी अंग्रेजों की,
जो इसमें भारतीय सैनिक थे पूर्ण रूप से इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। इसमें आपके पठान उठान सिख, जो ये पंजाब के बहुत से ऐसे किसान किसान कह रहे हैं सैनिक, इसमें एक्टिव नहीं थे, या बड़ा वर्ग इसमें शामिल नहीं था, शिक्षित वर्ग इसमें शामिल नहीं था, लेखककार जो बड़े वो लोग हैं वो वर्ग इसमें शामिल नहीं था, ग्वालियर के राजा और बाकी राजा, राजस्थान में भी जोधपुर के राजा इसमें शामिल नहीं थे। तो बहुत से राजा इसमें शामिल नहीं हुए, और जो शामिल भी हुए अपनी अपनी समस्या को लेकर के सामने हुए। ये नहीं कि किसी के अंदर राष्ट्र भावना थी। अंग्रेजों ने यह कहा भी कि अरे इन लोगों का कोई नेतृत्व करता नहीं था, लीडर नहीं था, वरना ये उसी समय अंग्रेज भग गए होते। और उसी समय अगर राष्ट्रवाद जैसी भावना होती या कोई नेता होता जो इस चीज को समझा पाता, तो शायद ये आंदोलन उतना ज्यादा पहले ही जितना सक्रिय हुआ था आजादी मिल गई होती। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी आंदोलन हो, छोटा हो या बड़ा हो, हम लोग जैसे एक चीज को, इसको उदाहरण से समझा जाए, आप देखेंगे कभी कभी, अभी दुर्गा जी का हाल ही में हुआ था, दुर्गा दशहरा मनाया गया, आप देखते हैं भंडारा उंडारा लगता है कहीं कहीं, तो भंडारा लगता है तो क्या करते हैं लोग, अपना अपना पूरी और वो चक्कर में कि कैसे भी मिले और लेके भागे किनारे हो जाए, दूसरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं होता है। वैसे ही अब इसकी तुलना उससे करना नहीं है, थोड़ा अजीब होगा, लेकिन फिर भी इस चीज को समझिए कि हर व्यक्ति क्या कर रहा था कि मेरा काम हुआ हुआ नहीं हुआ, उस बीच में लड़ाई हुआ, हारे जीते जो भी हुआ, हम दोनों ही पक्ष यानी अंग्रेज और वो राजा आपस में समझ रहे हैं, बाकी वर्ग फिर वो अपनी लड़ाई करेगा। तो ऐसी लड़ाई होती थी। और उन्होंने, अंग्रेज एक चीज तो समझ गए थे, जब यहां आए अंग्रेज और आपके बनाए गए नियम से, चाहे वो नियम धार्मिक हो, राजनैतिक हो या आपका सामाजिक हो, हर चीज के साथ चैलेंज लेने लगे। चैलेंज लेने लगे मतलब परिवर्तन करने का प्रयास करने लगे, किए भी, प्रयास ही नहीं किए, काम भी किए। तो जब ये काम हुआ तो राजा को क्या लग रहा है कि अरे मेरा उत्तराधिकारी ही राजा नहीं बनेगा तो हम दिक्कत हो जाएगा, हमको पेंशन नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी समस्याएं लोगों को, छोटी छोटी नहीं, उस बहुत बड़ी समस्या है, ये समस्याओं को दूर करने के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ने लगे। इसमें कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग का मतलब वही असल भारत है। तो कमजोर वर्ग को क्या समझ में आ रहा है, वो तो बस दिशा की ओर दौड़ रहा है कि अरे हम लगान से परेशान हैं, हमारा जाति और धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसको लेकर वो ज्यादा सक्रिय रूप से आगे आए। भारत में उस दौर का हो या आज के दौर में हो, आज का भी दौर उस दौर से या बहुत पहले के दौर से भी अगर अपने आप को आज से जोड़ा जाए तो हम लोगों ने तकनीकी रूप से बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। तकनीकी रूप से हम लोग जंगलों से, खेतों से निकल करके चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हम अपने धर्म और जाति को लेकर के चलते हैं, और उसको चलते ही कोई गलत नहीं है, समाज का इससे निर्माण होता है, और समाज, अच्छे समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, बशर्ते धर्म और जाति को इतना ऊपर मत चढ़ाएं कि राष्ट्र से ऊपर हो जाए। तो इसको अब उस दौर में समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे अगर किसी भी देश को, उसी गांव में चलते हैं जिस गांव का उदाहरण दिए थे, उस गांव में हर वर्ग का उदाहरण में है कि हर गांव, उस गांव, जो एक गांव है जिसमें 100-200 लोग हैं, उसमें भारत के सभी धर्म के लोग वहां रहते हैं, हर जाति का वर्ग उसमें रहता है, और 10-12 अंग्रेज वहां बाहर से चले आए। उन लोगों ने क्या किया कि आपके बनाए गए हर नियम को चैलेंज करने लगे और आप पर प्रताड़ना करने लगे, खिल्ली उड़ाने लगे। हम क्या करेंगे, हमारा हर वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग हो, राजा का वर्ग हो, हर जगह से ये चीजें एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। उसका प्रश्न चिन्ह लोग लगाएंगे कि इसको दूर करने के लिए। तो नेता अलग अलग शुरू हुए। जैसे आपको जब ये 1857 का आंदोलन एक्टिव हो गया तो लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से तात्या टोपे, ये नाना साहब, ये लोग एक्टिव हो गए। बिहार से आपके कुंवर सिंह, जिसको बिहार का सिंह भी कहा जाता है, ये सभी लोग एक्टिव हुए। और सभी लोग एक्टिव हुए, लड़ाई भी लड़े, लेकिन क्या हुआ, सफल नहीं हुए। सफल क्यों नहीं हुए, बार बार वही बात कि इन लोगों में एकता का अभाव था, और बड़ा वर्ग, बड़ा शिक्षित वर्ग मध्यम वर्ग से अपने आप को जोड़ा ही नहीं, जिसकी वजह से आंदोलन पूरी तरह से असफल हो गया। लेकिन
अंग्रेजों को यह समझ में आ गया 1857 के बाद कि अब हम लोग थोड़ा सा अपने आप में चेंजिंग नहीं लाएंगे तो ये दिक्कत में आ जाएंगे। 1857 के बाद आपको पता है या नहीं पता है तो जान लीजिए कि 1857 के जस्ट बाद क्या हुआ, जो यहाँ की कंपनियां आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन पे विराम लगा और ब्रिटिश सरकार 1858 से अपने एक्ट को फटाफट लाई है। 1858 से वही अंतिम जो भारतीय गवर्नर जनरल से बदल गया पद, वायसराय के रूप में चेंज हो गया, और वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। तो हुआ क्या उसके बाद 1858 के 57 के बाद लोगों के हित में धीरे धीरे काम आना शुरू हो गया। लोगों से, अपने सरकार से कहा ब्रिटेन ने कि ऐसा है कि सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जैसे डिसीजन खुद उतना बेहतर ढंग से मत लिया करो, मतलब लोगों को उसमें शोषण नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, इनके बनाए गए रूल रेगुलेशन से ज्यादा छेड़छाड़ ना करो, मतलब हम लोग के हित में धीरे धीरे चीजें आने लगी। उसी समय अंग्रेजों ने फूट डालो की नीति भी प्रारंभ कर दी थी अंदर ही अंदर। फूट डालो की नीति ऐसे नहीं कि फूट डालो की नीति एक्टिव हो गई है और लोग समझ जाए कि यार ये तो एक्टिव हो गया है। लोग, अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था एक मैसेज के रूप में कि हम इनको, अगर हमें तोड़ना बहुत जरूरी है। उनको यह बहुत अच्छा लगा कि चलो 1858 में, ये 57 में ये लोगों में एकता का अभाव था, बड़ा वर्ग हमारे साथ था, जो बड़ा वर्ग में बहुत से राजा भी उनके साथ थे, जमींदार भी उनके साथ थे, सभी राजा और सभी जमींदार नहीं लेकिन मैक्सिमम लोग शामिल थे, और शिक्षित वर्ग भी शामिल थे, जिसकी वजह से यह आंदोलन असफल हो गया। बाद में इनको यह आभास ना हो जाए, फिर से इकट्ठा ना हो जाए, तब तो हम लोग संकट में पड़ जाएंगे। एक चीज और है, कोई भी दौर चल रहा हो, कोई भी दौर चल रहा हो, आज का दौर भी चल रहा है, तो आपको पता होगा कि जब कोई भी दौर चलता है तो साथ ही साथ लेखकों का भी एक अपना दौर चल रहा होता है। तो उस समय मिर्जा गालिब थे, उस समय जो उर्दू के शायर हैं, उस समय उनके सामने सारी चीजें, घटनाएं हुई थी, मतलब वो भी उसी समय एक्टिव थे। तो कोई भी लेखक हो या कोई भी इतिहासकार हो, आज के दौर में हो या उस दौर में हो, करता क्या है, जैसे मान लीजिए इसी समय का देख लीजिए, एक उदाहरण देते हैं, अगर एक क्रिकेट भी चल रहा हो या कोई फिल्म भी चल रहा हो तो क्या होता है, इससे संबंधित जितने लेखक होते हैं, कुछ पक्ष में, कुछ विपक्ष में और कुछ न्यूट्रल रहते हैं, और फटाफट किताबें आने लगती हैं। जो उसको पक्ष के रूप में देखना चाहता है वो उनके पक्ष वाली किताबें लेता है। पार्टी में नहीं है, बीजेपी, बीएसपी, हम लोग जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वर्ग क्या करता है, एक अपना पार्टी तय करके और उस पार्टी के पक्ष में ही सुनना ज्यादा पसंद करता है। और अगर विपक्ष से कोई चीजें आती हैं तो क्या करता है, उसका बचाव वो खुद ही करने लगता है, जो कि एक खामियां है, ऐसा होना नहीं चाहिए पर होता है। तो दूसरी चीज क्या है कि 1857 से इसको क्या मतलब है, 1857 से इसका गहरा मतलब है, हम लोगों का जो भी अपना एक दल था, अपने एक दल का, एक अपने दल के ऊपर पर्दा लगाने का काम हम लोगों ने ज्यादा किया। अर्थात सीधी सी बात कहा जाए तो राष्ट्रवाद की पूरी भावना ही नहीं थी। सीधी सीधी बात कि राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, और राष्ट्रवाद की भावना जब तक नहीं होगी, आप किसी भी धर्म और किसी भी जाति के से क्यों ना जुड़े हो, एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, वो भी भारत जैसे राष्ट्र में जिसमें हर धर्म को, हर जाति को, सबको बेहतर और सामान्य वैल्यू दिया गया है आज के दौर में। लेकिन हमें 1857 में एक चीज और समझने को चाहिए कि कोई भी आंदोलन, उसके बाद तो किसान आंदोलन फटाफट होने लगे। अंग्रेज आपको, हमको तोड़ने के लिए कई धीरे धीरे संशोधन करना शुरू तो कर दिए। ऐसा नहीं है कि 1858 के बाद हम लोग को आजादी जैसा अनुभव होना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहले के जो ब्रिटिश शासन, ये कंपनियों का जो शासन था 1773 से खास करके 1858 तक, 56 तक, इस दौर से बेहतर थोड़ा सा एक्ट हमें इधर अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन वो एक रूपांतरित शोषण का प्रकार है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो पहले भी शोषण होता था, अभी भी शोषण हो रहा है, 1858 से 47 के बीच में भी, तभी तो हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लगातार लड़ते रहे। लेकिन 1857 के आंदोलन में हम लोगों ने, बाद में हमारे इतिहासकार और हमें आंदोलनकारी ने यह समझ लिया था कि हम इस
आंदोलन में कौन सी कमियां कर चुके हैं। इसीलिए बाद में हम लोगों ने एकजुटता दिखाई और आजादी के चीजों को समझा, उसका फायदा उठाया। एग्जाम की दृष्टि से हमें क्या करना होगा? एग्जाम की दृष्टि से हमें यह करना होगा कि इस समय वायसराय कौन थे, अंतिम वायसराय, पहले गवर्नर कौन थे, या फिर उस समय पीएम कौन थे, दिल्ली, इलाहाबाद, या फिर इन सभी स्थानों पर कौन कौन इस आंदोलन में भाग लिया, उसके सामने कौन था और उसकी हार कैसे हुई। या इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि किसने इस दौर के समय में कौन कौन से अपने राय व्यक्त किए हैं। तो ठीक है, 1857 के आंदोलन को आप अपने नजरिए से इसको देखिए, क्योंकि कोई भी चीज हो केवल एग्जाम की दृष्टि के लिए ही नहीं, अपने आप में भी यह भारत के आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में यही सब मिलकर के संविधान का एक रूपरेखा तैयार किया है। और वैसे भी हम भारतीयों को हर एक जो हमारा कल्चर और संस्कृति के पीछे हमारे अपने लोग इतना उस पर काम किए हुए हैं, उसकी पूरी चीजों को समझना भी बेहतर से आना चाहिए। ठीक है।